बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। लास्ट वीक के लेक्चर में हमने इस्लामिक फ़ाइनेंस, एप्लीकेशन ऑफ इस्लामिक फ़ाइनेंस स्टार्ट किया था, जिसमें हमने प्रोजेक्ट फ़ाइनेंस और उसमें फाइनेंसिंग ऑफ द सिंगल ट्रांजेक्शन को डिस्कस किया था। आज हम वर्किंग कैपिटल फाइनेंस को डिस्कस करेंगे। बेसिकली वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल, जिसे आपको मालूम है, द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज़। ठीक है, समझ आ रही है ना कि आप अपनी करंट एसेट को किस तरीके से, किस सोर्स ऑफ फाइनेंस के ज़रिए क्या करते हैं, अपनी करंट एसेट को किस तरह फाइनेंस करते हैं। ठीक है, और उसी करंट फाइनेंस, करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ के डिफरेंस को वर्किंग कैपिटल कहते हैं। आज हम ये इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से, पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कह रहे हैं कि कैपिटल एविडेशन विद द म्यूचुअल कंसेंट। जब भी कैपिटल एविडेशन किया जाता है म्यूचुअल कंसेंट, तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार होता है? द कैपिटल ऑफ द रनिंग बिजनेस में बी एविडेटेड विद द म्यूचुअल कंसेंट। ठीक है, इस्लामिक बैंकिंग में, इस्लामिक फाइनेंस में जो भी रनिंग बिजनेस होता है, उसका जो भी कैपिटल होता है, सरमाया होता है, वो म्यूचुअल कंसेंट से एवेल्यूएट किया जाता है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द बिजनेस कैन बी ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट ऑफ द पर्सन हु सीक फाइनेंस। और जो बिज़नेस की वैल्यू होती है वो क्या होगी? वो ट्रीट होगी किस तरह? एज ए इन्वेस्टमेंट ऑफ द पर्सन। ठीक है, उसी फाइनेंस, जो फाइनेंस को सोर्स को यूज़ करता है, ठीक है, तो वो एज ए इन्वेस्टमेंट ऑफ द पर्सन में कंसिडर किया जाता है। इसी तरह द अमाउंट गिवन बाय द फाइनेंसर कैन बी ट्रीटेड एज हिज शेयर ऑफ द इन्वेस्टमेंट। और जो फाइनेंसर की जो अमाउंट होती है, सोर्स ऑफ फाइनेंस से जो अमाउंट फाइनेंसर यूज़ करता है, टोटल जो अमाउंट होती है वो क्या होगी? वो उसकी इन्वेस्टमेंट का शेयर्स होगा। ठीक है ना, ट्रीटेड एज हिज शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट। इफ मुशारिका इज़ फॉर द स्पेसिफिक टाइम पीरियड। अगर वर्किंग कैपिटल फाइनेंस में मुशारिका के थ्रू जो होता है किया जाता है और स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, तो उसमें शर्त ये कि बोथ पार्टीज एग्री टू शेयर प्रॉफिट। दोनों पार्टीज़ क्या होंगी? एग्री टू शेयर प्रॉफिट। ठीक है, एंड बीइंग अ स्लीपिंग पार्टनर, द शेयर ऑफ द फाइनेंसर विल नॉट एक्सीड हिज और हर इन्वेस्टमेंट प्रोपोर्शन। और जो स्लीपिंग पार्टनर होता है, जो एक्टिव नहीं होता बिजनेस में, खुद जो होता है मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है, तो वो स्लीपिंग पार्टनर जो होता है उसका जो इन्वेस्टमेंट प्रोपोर्शन होता है, ठीक है, समझ आ रही है, उससे एक्सीड नहीं करेगा। ठीक है ना, यानी कि स्लीपिंग पार्टनर एंड द शेयर ऑफ द फाइनेंसर विल नॉट एक्सीड हिज और हर इन्वेस्टमेंट प्रोपोर्शन। समझ आ रही है? ठीक है, जितने उसकी इन्वेस्टमेंट प्रोपोर्शन होगा, ठीक है, वो शेयर ऑफ फाइनेंसिंग जो होता है कंसिडर किया जाएगा और उसके मुताबिक ही प्रॉफिट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी ऑफ मुशारिका, business asset liquid and non-liquid are evaluated again and profit will be distributed according to the this evaluation। ठीक है ना, अगर मुशारिका जब एक्सपायर होगा, एक्सपायरी टाइम में, तो बिज़नेस जो एसेट्स होती हैं, ठीक है, और लिक्विड हो और नॉन लिक्विड हो, तो तमाम फिर अगेन दोबारा एवेल्यूएट किए जाते हैं और प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द जो होती है हिज एवेल्यूएशन, जो भी एवेल्यूएशन किया जाता है तो उसके मुताबिक प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, यहाँ पर इलस्ट्रेशन है वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। फॉर एग्जांपल, टोटल वैल्यू ऑफ द बिजनेस ऑफ ए, मिस्टर ए की बात की, इज़ 30 यूनिट। ठीक है, इसी तरह बी फाइनेंस इज अनदर 20 यूनिट, रेजिंग द टोटल वर्थ टू 50 यूनिट, यानी कि टोटल वर्थ ऑफ द यूनिट्स जो हो गया वो 50 हो गया। 2% है मिस्टर ए और मिस्टर बी। ठीक है, 40% हैव बीन कंट्रीब्यूटेड बाय बी एंड 60% बाय ए। ठीक है ना, जिस तरह बी जो है उसने 40% कंट्रीब्यूट किया है बिजनेस में कैपिटल, और ए जो है इसने 60% किया। इट इज़ एग्रीड, ये एग्रीड हो गया म्यूचुअल कंसेंट में, डेट बी शेल गेट 20% ऑफ द एक्चुअल प्रॉफिट, कि बी जो है सिर्फ एक्चुअल प्रॉफिट का जो 20% है वो सिर्फ वो रिसीव करेगा। इसी तरह एट द एंड ऑफ द टर्म द टोटल वर्थ ऑफ द बिजनेस हैज़ इंक्रीज टू 100 यूनिट। ठीक है, टर्म्स के एंड में जो होता है बिजनेस की जो एसेट वैल्यू थी वो 100 यूनिट्स तक पहुंच गई, इंक्रीज हो गई। नाउ इफ़ द शेयर ऑफ द बी इज़ परचेज बाय ए, अगर बी के जो शेयर्स है वो ए परचेज करता है या कर चुका होता है, उसने कर लिया है, ही शुड बी पे टू हिम 40 यूनिट्स। वो क्या करेगा? वो 40 यूनिट्स पे करेगी, बिकॉज ही ओन 40% ऑफ द एसेट, क्योंकि बी जो है कितना है, उसकी कंट्रीब्यूशन 40% है, तो बी जो है वो क्या करेगा? पर ये परचेज करता है तो ए उसको 40 क्या करेगा? 40 ही शुड हैव पे टू हिम 40 यूनिट्स, वो 40 यूनिट्स पे करेगा, बिकॉज, ठीक है ना,
सही है, बिकॉज ही ओन 40% ऑफ द एसेट ऑफ द बिजनेस, बट इन ऑर्डर टू रिफ्लेक्ट द एग्रीड रेशियो ऑफ द प्रॉफिट इन द प्राइस ऑफ हिज शेयर, द फार्मूला ऑफ द प्राइसिंग विल बी डिफरेंट। ठीक है, अगर जो एग्रीड रेशियो होगा प्रॉफिट का, ठीक है ना, प्राइसिंग ऑफ द जो भी शेयर की प्राइस होती है, ठीक है, उसके मुताबिक होता है एग्रीड रेशियो, तो फार्मूला ऑफ द प्राइस विल बी चेंज। एनी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द बिजनेस शैल बी डिवाइडेड बिटवीन द पार्टीज। ठीक है, जो भी इंक्रीज होगा वैल्यू ऑफ द बिजनेस में वो डिवाइड होगा बिटवीन द पार्टीज द रेशियो ऑफ द 20 and 80, बिकॉज दिस रेशियो वॉज डिटरमाइंड इन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पर्पज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट, क्योंकि यही रेशियो जो होता है ये कॉन्ट्रैक्ट में पहले से क्या किया गया, डिफाइन किया गया, उसके मुताबिक ही क्या होगा, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, क्योंकि पहले से ही उन्होंने डिसाइड किया कि एक्चुअल बी जो होगा वो एक्चुअल प्रॉफिट 20% लेगा, इसका मतलब है कि ए जो होगा वो 80% लेगा, तो इसके मुताबिक ही जो होगा इसी के मुताबिक ही प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल मनी फाइनेंसिंग इसी को डिफाइन करता है कि इंक्रीज इन, जिस तरह लास्ट एग्जांपल में कि इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द बिजनेस 50 यूनिट इंक्रीज हो गया, रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट जो रेशियो है 20:80, यानी कि 20 जो परसेंट है वो मिस्टर बी का है, 80 मिस्टर ए। बी अर्निंग 10 यूनिट्स, बी ने अर्न कर लिया 10 यूनिट्स अर्न किया, तो प्राइस ऑफ द बी शेयर क्या होगा, 20 + 10, यानी कि उस 20 उसका अपना हो गया, 10 उसने यूनिट अर्न कर लिया, तो 20 + 10 30 यूनिट्स बन जाएगा। इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस करता है, द टोटल वैल्यू ऑफ द एसेट शुड बी डिवाइडेड बिटवीन देम। ठीक है, एग्जैक्टली इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। समझ आ रही ना, अगर बिजनेस में लॉस करता है, वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग के लिए में जो होता है बिजनेस लॉस करता है, तो मुशारिका की जो कंसेप्ट है, ठीक है, तो उसके मुताबिक जो लॉस होगा वैल्यू ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द एसेट जो होगा वो किस पे डिवाइड होगा, एग्जैक्टली इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, जो कि है 40:60। Therefore, if the value of the business has decreased, अगर वैल्यू ऑफ द बिजनेस डिक्रीज होती है, इंक्रीज की बजाय डिक्रीज होती है, इन द अबव एग्जाम्पल बाय 10 यूनिट्स, जो पहले माइन किए 10 यूनिट्स, तो टोटल नंबर ऑफ द यूनिट फॉर आफ्टर लॉस क्या है, 40 है। बी शेयर ऑफ द लॉस, बी क्या है, कितना शेयर यूनिट लॉस करेगा, 4 यूनिट्स करेगा, कितना होगा, 40% है मल्टीप्लाई 10 यूनिट ऑफ द लॉस, 10 यूनिट ऑफ द लॉस हो गया और 40% तो उसके 4 यूनिट्स होगा। प्राइस ऑफ द बी शेयर कितना डिक्रीज होगा, 20 - 4 इज इक्वल टू 16 यूनिट। 20 उसके अपने यूनिट्स थे, ठीक है, 4 यूनिट्स उसने लॉस कर दिए, तो ऑटोमेटिकली 16 यूनिट्स होगा उसके पास, अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ दियर इन्वेस्टमेंट वो क्या करेगा, लॉस करेगा, डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह शेयरिंग इन द ग्रॉस प्रॉफिट ओनली, अगर ग्रॉस प्रॉफिट है, फाइनेंसिंग ऑन द बेस ऑफ मुशारिका अकॉर्डिंग टू द कैपिटल एवल्यूशन प्रोसीजर में बी डिफिकल्ट in the business having large number of the fixed asset, particularly in the running industry। समझ आ रही है, अगर फाइनेंसिंग किया जाता है और वो मुशारिका बेस होगा, तो उसमें जो कैपिटल एवल्यूशन प्रोसीजर होता है वो डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है ना, सही है, उस बिज़नेस में जिनकी बिज़नेस में फिक्स एसेट जो होती है वो लार्ज नंबर में होती है, पार्टिकुलरली इन रनिंग इंडस्ट्री। ठीक है, क्यों, बिकॉज द वैल्यूएशन ऑफ द ऑल एसेट, इसमें जो वैल्यूएशन ऑफ द ऑल दी एसेट्स, क्योंकि उसमें तमाम जितने भी एसेट्स होती हैं वो उसकी वैल्यूएशन, उसकी अपनी वैल्यू होती है, वैल्यूएशन की जाती है। इसी तरह डिप्रिसिएशन और अप्रिसिएशन में क्रिएट अकाउंटिंग प्रॉब्लम गिवन राइज टू द डिस्प्यूट, क्योंकि उसमें वक्त के साथ एसेट जो होता है वो डिप्रिसिएट होता है, तो उसकी अप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन की वजह से अकाउंटिंग प्रॉब्लम जो होती है वो राइज होती हैं, अकाउंटिंग प्रॉब्लम पैदा होती है, जिसको जो कि डिस्प्यूट का वजह बनती है। ठीक है, इसी तरह शेयरिंग द ग्रॉस प्रॉफिट ओनली, अगर ग्रॉस प्रॉफिट में वो शेयरिंग किया जाता है, तो मेजर डिफिकल्टी आर द कंटिन्यू है कि मेजर डिफिकल्टीज आर द कैलकुलेशन ऑफ द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लाइक डिप्रिसिएशन ऑफ द मशीनरी, सैलरीज ऑफ द स्टाफ। ठीक है ना, जिसमें जो मेजर डिफिकल्टीज होती हैं वर्किंग कैपिटल ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेशन में, ठीक है ना, सही है, मुशारिका में, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का होता है इन द फॉर्म ऑफ डिप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी हो गया या सैलरीज ऑफ द स्टाफ। इसी तरह एज ए सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम the parties may agreed on the principle that instead of the net profit the gross profit will be distributed between the parties। ठीक है, तो इस तरह की डिफ़िकल्टीज़ के सोल्यूशन के लिए पार्टीज़ क्या करती है, वो कहते हैं एक प्रिंसिपल अपनाती है, ठीक है, बजाय इसके कि वो नेट प्रॉफिट पर डिपेंड करें, तो ग्रॉस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बिटवीन द प्रॉफिट। ठीक है, इसी तरह इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस शैल नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, तो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को उससे डिडक्ट नहीं किया जाता। ठीक है, ओनली डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या होती है, रॉ मटेरियल आता है, डायरेक्ट लेबर आते हैं, इलेक्ट्रिसिटीज़ आती है, शेल बी बोन बाय द मुशारिका, तो ये मुशारिका जो होगी वो बर्दाश्त करता है। द प्रॉफिट शेयर ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट में भी इंक्रीज, जो प्रॉफिट शेयर होता है इंडस्ट्रियलिस्ट का
वो इंक्रीज़ होता है टू कंपनसेटेड द यूज़ ऑफ द डिफरेंट फैसिलिटीज़ लाइक मशीनरी बिल्डिंग एंड स्टाफ टू द मुशारिक। समझ आ रही ना, ठीक है ना, कि इंडस्ट्री की जितनी भी प्रॉफिट शेयर होती है वो इंक्रीज़ होती है, ठीक है, और उसके से ही जो होती है जितने भी डिफरेंट फैसिलिटीज़ यूज़ की जाती है मशीनरी के हवाले से, बिल्डिंग के हवाले से, स्टाफ के हवाले से, वो तमाम कंपनसेट किया जाता है उसी प्रॉफिट से, ठीक है। द डायरेक्ट एक्सपेंसेस में इंक्लूड द फॉलोइंग। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आ जाती है, द अमाउंट स्पेंड इन द परचेज रॉ मटीरियल, ठीक है, रॉ मटीरियल परचेज कर लिए जो अमाउंट स्पेंड किया जाता है डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाता है। इसी तरह वेजेस ऑफ द लेबर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ द रॉ मटीरियल, द एक्सपेंस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस, द बिल्स फॉर द अदर सर्विसेज डायरेक्टली रेंडर फॉर द मुशारका। समझ आ रही है, ये तमाम वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होती है जो कि क्या किया जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट को शेयरिंग के में यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। इलिस्ट्रेशन है इसी ग्रॉस प्रॉफिट के हवाले से, सपोज अ गाइनिंग फैक्ट्री हैज़ बिल्डिंग वर्थ 22 मिलियन, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू ₹2 मिलियन एंड स्टाफ इज पेड 50,000 पर मंथ। द फैक्ट्री सॉट फाइनेंस ऑफ ₹50 लाख, ठीक है, 5 मिलियन हो गया फ्रॉम द बैंक। समझ आ रही ना, ये देखिए उसने बैंक से जो है सोर्स ऑफ फाइनेंस हासिल किया जो कि 5 मिलियन है, 50 लाख का है, ठीक है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ मुशारिका फॉर द टर्म ऑफ 1 ईयर, जिसकी टाइम पीरियड जो है 1 ईयर है और जो बेस है वो मुशारिका है। इट मीन डेट आफ्टर 1 ईयर द मुशारिका विल बी टर्मिनेटेड। इसका मतलब है कि मुशारिका आपके पास क्या हो गया, टोटली टाइम पीरियड हो गया, वो एक्सपायरेशन जो डेट हो गया आफ्टर 1 ईयर है, सॉरी 1 साल के बाद एक्सपायर होगा। एंड द प्रॉफिट एक्रूड अप टू द पॉइंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टीज अकॉर्डिंग टू द एग्रीड रेशियो। समझ आ रही है, वाइल डिटरमाइनिंग द प्रॉफिट ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम, ठीक है। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होती हैं वो जब प्रॉफिट डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है ना, एग्रीड रेशियो के मुताबिक, तो तमाम डायरेक्ट एक्सपेंसेस उससे इनकम से डिडक्ट किए जाते हैं। नाउ द पार्टीज ऑफ द मुशारिका कॉन्ट्रैक्ट हैव 2 ऑप्शन। इसके पास 2 ऑप्शन है, टू पे रेंट फॉर द यूज़ ऑफ द बिल्डिंग मशीनरी एंड स्टाफ ऑफ द क्लाइंट, वो रेंट पे करें। इसी तरह रेशियो ऑफ द प्रॉफिट फॉर द क्लाइंट में भी और प्रॉफिट का क्लाइंट का जो प्रॉफिट होगा वो उसके जो रेशियो की वो इंक्रीज़ हो सकती है, ठीक है। रनिंग मुशारिका अकाउंट ऑन डेली बेसिस, अगर हम डेली बेसिस पे मुशारिका जो होता है उसका अकाउंट किस तरह रन किया जाता है, इट्स अ सब्स्टिट्यूट फॉर द कन्वेंशनल बैंक रनिंग फाइनेंसिंग फैसिलिटी। जो कन्वेंशनल बैंकिंग की रनिंग फाइनेंसिंग फैसिलिटी है उसका सब्स्टिट्यूट है अंडर द कन्वेंशनल सिस्टम। क्या कहते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फाइनेंस द वर्किंग कैपिटल ऑफ एन एंटरप्राइज बाय ओपनिंग अ रनिंग अकाउंट फॉर देम, उसके लिए रनिंग अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। क्लाइंट ड्रॉ ऑफ डिफरेंट अमाउंट एट डिफरेंट इंटरवल, ठीक है ना, क्लाइंट उसे जो अमाउंट विड्रॉ करता है तो डिफरेंट इंटरवल में करता है, डिफरेंट टाइम पीरियड में करता है। क्लाइंट कीप डिपॉजिटिंग दी सरप्लस अमाउंट इन द अकाउंट, और क्लाइंट जो होता है वो अपनी जो अकाउंट होता है उस पर सरप्लस एक अमाउंट जो होता है उसको डिपॉजिट करता है। द प्रोसेस ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट गोज अप टू द डेट ऑफ मेच्योरिटी एंड द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन डेली बेसिस, ठीक है। कन्वेंशनल सिस्टम में जो होता है जो डेबिट का प्रोसेस और क्रेडिट का वो अप टू द डेट ऑफ मेच्योरिटी, जो मेच्योरिटी डेट होती है उस तक होता है, ठीक है, उसके मुताबिक किया जाता है। एंड इंटरेस्ट कैलकुलेट और डेली बेसिस पे इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाता है, ये कन्वेंशनल बेसिस के सिस्टम में किया जाता है, ठीक है। क्लाइंट कैन ड्रॉ कैश एज पर दियर नीड विद इन द लिमिट ऑफ द रनिंग मुशारिका, ठीक है। क्लाइंट जो होता है वो कैश को विड्रॉ कर सकता है एज पर दियर नीड, समझ आ रही है, जो नीड होती है और जो रनिंग मुशारे की लिमिट जो डिफाइन की गई होती है उसके मुताबिक। क्लाइंट में बिट कैन डिपॉजिट दियर कलेक्शन इन द रनिंग मुशारे का अकाउंट, ठीक है। क्लाइंट की जितनी भी अपनी कलेक्शन होती है रनिंग मुशारे का अकाउंट में डिपॉजिट कर सकता है। इसी तरह क्लाइंट आर ओनली रिक्वायर्ड टू पे प्रॉफिट टू द बैंक, ठीक है, फॉर द नेट कैपिटल एक्सटेंडेड अंडर रनिंग मुशारिका, ठीक है, फैसिलिटी टू द क्लाइंट। और क्लाइंट जो होता है वही प्रॉफिट जो होता है उसको रिक्वायर्ड होती है कि वो प्रॉफिट जो होता है वो बैंक को पे करे, ठीक है ना, ताकि वो अपनी नेट कैपिटल जो होता है उसको एक्सटेंड कर सके अंडर रनिंग मुशारिका, ठीक है। इसी तरह रनिंग मुशारिका ऑन डेली बेसिस में कहते हैं कि कीपिंग द व्यू द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मुशारिका डेट फॉलोइंग प्रोसीजर में भी सजेस्ट फॉर दिस पर्पस। अ क्लाइंट परसेंटेज ऑफ द एक्चुअल प्रॉफिट मस्ट बी एलोकेटेड फॉर द मैनेजमेंट, एलोकेटेड फॉर दी कि एक सर्टन प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट के एक सर्टन परसेंटेज जो होता है वो मैनेजमेंट के लिए एलोकेट किया जाता है, ठीक है ना, अंडर द मुशारिका। इसी तरह रिमेनिंग परसेंट जो बाकी परसेंट बच जाते हैं ऑफ द प्रॉफिट मस्ट बी एलोकेटेड फॉर द इन्वेस्टर, बाकी जो प्रॉफिट होता है बाकी जो परसेंट होता है प्रॉफिट का तो वो इन्वेस्टर्स के लिए एलोकेट कर दिए जाते हैं। The loss, if any, should be borne by the investor only in the exact proportion of their respective investment. जो भी लॉस होता है
तो इन्वेस्टर की जो भी एग्जैक्ट प्रोपोर्शन होती है इन्वेस्टमेंट में, तो उस प्रोपोर्शन के मुताबिक वो लॉस होता है वो बर्दाश्त करता है, ठीक है। तो ये रनिंग मुशारिका ऑन द डेली बेसिस की बात हो रही है। इसी तरह द एवरेज बैलेंस ऑफ द कंट्रीब्यूशन मेड टू द मुशारिका अकाउंट कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ द डेली आउटस्टैंडिंग बैलेंस शैल बी ट्रीटेड एज अ शेयर कैपिटल ऑफ द फाइनेंसर, ठीक है ना। जो भी एवरेज बैलेंस होता है, ठीक है, तो वो क्या होगा, मुशारिका अकाउंट में जो कैलकुलेट किया जाता है तो वो ऑन द बेस ऑफ डेली आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा, और वो ट्रीट किया जाता है कैपिटल फाइनेंस, शेयर कैपिटल ऑफ द फाइनेंसर। द प्रॉफिट एक्रूइंग एट द एंड ऑफ द टर्म शैल बी कैलकुलेटेड ऑन अ डेली बेसिस एंड शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। तो ये प्रॉफिट के हवाले से हो गया। तो ये तमाम आपके पास क्या था, वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग था, ठीक है, इन द इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग, जो कि रिलेट था अंडर कहते हैं रिलेट टू द मुशारिका बिजनेस, मुशारिका मोड ऑफ फाइनेंसिंग, ठीक है। तो मुशारिका मोड ऑफ फाइनेंसिंग में वर्किंग कैपिटल के फाइनेंस के हवाले से आपके पास वो बेसिक कंसेप्ट था, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।